हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओके, गुड मॉर्निंग। सो टुडेज फोर्थ में चलिए देखते हैं आज क्या था। थोड़ा सा आवाज़ अगर डाउन लगे तो बेयर कर लेना प्लीज़, क्योंकि कल ही मैं वैक्सीनेटेड आई गॉट वैक्सीनेटेड कोविड का। तो थोड़ा सा दर्द है, थोड़ा सा तबीयत खराब है। तो अगर थोड़ी सी आवाज़ डाउन लगे तो प्लीज़ बेयर दैट। चलिए देखते हैं क्या। एक तो पेज टू पे था, क्या होता है कि एफिशिएंट गवर्नेंस को लेके ना कभी कभी कुछ कुछ पॉइंट्स आते रहते हैं। आपको ये पेपर फोर में भी काम आएंगे, जहाँ पे भी गवर्नेंस की बात आएगी वहाँ ये काम आएंगे। तो क्या होता है कि आपको डायरेक्टली कभी भी ये नहीं होगा कि एक दिन के न्यूज़पेपर में एफिशिएंट गवर्नेंस को लेके आपको बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। ये आप क्या होता है कि जब जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे आर्टिकल्स आ जाते हैं जहाँ से आप, ये आर्टिकल्स में नहीं आएगा, ये न्यूज़ होगी प्रॉपर। तो उसमें आपको ना एफिशिएंट गवर्नेंस को लेके पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे अभी आप ये देखिएगा कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने किया है, ये तीन पॉइंट्स है। देखिए, पहले तो उन्होंने वेयर हाउस बना दिया, जी वो दे। उसमें जितना भी कोविड 19 का रिलीफ मटेरियल आ रहा है उसको उसमें रखा जा रहा है। एक डेडिकेटेड वेयर हाउस कर दिया ताकि कुछ मिक्सअप ना हो। दूसरा, उन्होंने क्या कह रहा है कि जो लैंडिंग है उसको प्रायोरिटी दी गई है। जो फ्लाइट्स आ रही हैं कोविड रिलीफ मटेरियल को लेके, उनको प्रायोरिटी दी जा रही है लैंडिंग के टाइम पे। थर्ड, उन्होंने क्या किया है कि जो उनका जो एयरक्राफ्ट आ रहा है, जो कोविड रिलीफ मटेरियल को लेके आ रहा है, उनको जो पार्किंग भी दी गई है कार्गो टर्मिनल्स के पास दी गई है, ताकि वो कंसाइनमेंट्स जल्दी आए, प्रोसेस हो, क्लियर हो इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम। क्या होता है, ये तीन पॉइंट्स जैसे आपने देखे, इसमें क्या हुआ है कि एफिशिएंट गवर्नेंस की बात आगे आ रही है। रेड टेपिज्म को ये दरकिनार कर रहा है। तो ऐसे पॉइंट्स क्या होता है, जब आप अपने आंसर राइटिंग में लिखेंगे ना, तो बड़ा एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। देखिए इनको करंट पर्सपेक्टिव का, कि इन्होंने कैसे इस चीज़ को गुड गवर्नेंस से जोड़ा है, एफिशिएंट गवर्नेंस से जोड़ा है। तो इट विल डेफिनेटली फेच यू गुड मार्क्स। अगर आपको लगता है, डाउट है, तो आप ऐसा करिए, एफिशिएंट गवर्नेंस पे अपनी जो बेसिक्स लिख के, उसके बाद आप ये पॉइंट मेंशन करके अपने टीचर्स को दिखाइए। वो आपको खुद बताएंगे कि हाँ, ये पॉइंट बहुत अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, आप अगर चेक करना चाहें, वेरीफाई करना चाहें, अगर आपको डाउट हो कि हम ठीक बता रहे हैं नहीं बता रहे, तो यू कैन वेरीफाई दैट। उसके बाद एक पेज फाइव पे था नंबी नारायण जी के बारे में। देखिए, वैसे इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हु इज़ नंबी नारायण, क्या वो सारा केस था। इफ़ यू वांट टू नो, यू कैन लिसन टू 16 अप्रैल 2021 लेक्चर। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था यूएस नॉर्थ कोरिया का। मैंने आपको पहले ही बताया कि कैट फाइट चलती रहती है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर होता कुछ इंपॉर्टेंट, अगर कुछ कंसोलिडेटेड आएगा, आई लेट यू नो। जीएसटी के बारे में था, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक एडिटोरियल पे था, अंडर रिपोर्टिंग डज हर्ट द कोविड फाइट। इतनी ही स्टेटमेंट याद रखिएगा कि अंडर रिपोर्टिंग से, हाँ ज़रूर, हम कोविड को फाइट करने में हमें मुश्किलें आ रही हैं, और बस इससे ज़्यादा मत करिएगा। देखिए क्या होता है, क्रिटिक होना एक अलग चीज़ होती है, क्रिटिकल एग्जामिन करना एक अलग चीज़ होती है, और अपनी बेइज्जती करना एक अलग चीज़ होती है। देखिए, आप कुछ भी करिए, आपको अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना है वो आप कर सकते हैं एक लेवल तक। बट अगर आप सोचें कि आप बहुत ज़्यादा करते 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 अपने देश की बेइज्जती करने लग जाएं, तो वो जो एक इम्प्रेशन क्रिएट होगा ना, वो वैसे भी गलत है अगर वैसे देखा जाए। और यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो वो डेफिनेटली आपको, मतलब एक या दो नंबर नहीं, सीधा जीरो नंबर देगा अगर आप इतना ज़्यादा लिखेंगे तो उस आर्टिकल में जितना उन्होंने लिखा हुआ है, एक आप यूएस को हाउ कैन यू कंपेयर विद इंडिया, जिसकी पॉपुलेशन 30 करोड़ है और हमारी 150 करोड़ के आसपास हो गई है, और आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं, जिस, क्या फंड्स की क्या पोजीशन आपको भी पता है इंडिया की, और क्या फंड्स की पोजीशन है यूएसए की। एरिया दे ऑक्यूपाई, एरिया वी ऑक्यूपाई। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से लिखना होता है, कैसे नहीं। उस आर्टिकल में कुछ भी नहीं था, इट वॉज जस्ट इंसल्टिंग और सब कुछ, हर चीज़। तो उसके अंदर डिटेल में उसका गलती से भी नोट्स मत बनाइएगा। कुछ भी आएगा, इम्पैक्ट ऑफ कोविड हम देख चुके हैं सारा का सारा पिछले लेक्चर्स में। आपको ज़्यादा होगा तो मैं आपको डेट्स दे दूंगा, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या इम्पैक्ट हुआ था कोविड 19 को लेके। उससे ज़्यादा अभी आपने नहीं लिखना है। हाँ, एक पॉइंट आप ये मेंशन कर सकते हैं कि अंडर रिपोर्टिंग से हमारी कोविड फाइट में मुश्किलें आई हैं। उस आर्टिकल को गलती से भी मत देखना प्लीज़। उसके बाद एक एडिटोरियल बता, वन हेल्थ पॉलिसी, ये थोड़ा सा देखते हैं। एक तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स फैक्ट, कि मोर देन टू थर्ड ऑफ द एग्जिस्टिंग एंड इमर्जिंग इन्फेक्शन डिजीजेज जो हैं वो जूनोटिक है। जूनोटिक का मतलब कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, चाहे वो एनिमल्स टू ह्यूमंस हो या चाहे ह्यूमंस टू एनिमल्स हो, दोनों को जूनोटिक कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मोर देन टू थर्ड ऑफ द एग्जिस्टिंग एंड इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज आर जूनोटिक। ये स्टेटमेंट एज इट इज पुट हो सकती है आपके प्रीलिम्स में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में था, जैसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। देखिए, एफएओ, डब्ल्यूएचओ सबको पता होता है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ क्या है, ओआई। ये अगर आपको जानना है तो 9 अप्रैल का लेक्चर सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हमने सब बताया है। इन्फ्लुएंजा वायरसेस क्या होते हैं, आप ये 8 जनवरी का लेक्चर सुन सकते हैं। 8 जनवरी 2021 है, सॉरी, ये 2001 2021 है, इसका लेक्चर सुनिए। उसके बाद इसका वन हेल्थ कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। वन हेल्थ कॉन्सेप्ट इसमें बेसिकली क्या है, कि उन्होंने कहा है कि हमें ह्यूमन
एनवायरनमेंट और एनिमल में एक इंटरफेस है, आपस में कनेक्टिविटी है, तो हमें इसको एज़ अ होल लेके चलना होगा, इंक्लूडिंग ज़ूनोटिक डिजीज़ेज़। हमें ये नहीं कि ह्यूमन्स के लिए हम हेल्थ कॉन्सेप्ट एक अलग लेके आएँ, एनिमल्स के लिए अलग लेके आएँ, एनवायरनमेंट के लिए अलग लेके आएँ। हम तीनों को इसको जोड़ के लेके चलना पड़ेगा और उन सबके लिए एक ही कॉन्सेप्ट लेके आना पड़ेगा। ठीक है? वन हेल्थ फ्रेमवर्क क्या करेगा, ये गवर्नमेंट को और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करेगा अक्रॉस अ रेंज ऑफ डिसिप्लिन, बहुत सारे डिसिप्लिन को इकट्ठे ये कवर कर लेगा, कंसोलिडेट कर लेगा कि कैसे जूनोटिक डिजीज एमर्ज होती हैं। क्योंकि हमने देखा होगा कोविड क्या है, जूनोटिक है। इससे पहले सार्स आया था, मर्स आया था, एवियन इन्फ्लुएंजा आया था, जो स्वाइन फ्लू आया था, ये सब के सब जूनोटिक डिजीजेज हैं। तो क्या उनको पढ़ने की ज़रूरत है कि उन वजह से इन्होंने कहा है कि अब हमें अलग अलग नहीं देखना है, ह्यूमंस को अलग देखें, एनिमल्स को अलग देखें, एनवायरनमेंट को अलग देखें, नहीं। अब हमें एक हेल्थ कॉन्सेप्ट लेके चलना पड़ेगा जिसमें हम तीनों को इकट्ठे करके देखेंगे कि हाउ जूनोटिक डिजीजेज कैन इमर्ज, क्या उनका थ्रेट है और कैसे हमें इससे बचना चाहिए, इसके स्प्रेड से हमें कंट्रोल करना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूज्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, WHO और ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया में इसको रखा गया नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग को लेकर। नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग, ये देखते हैं क्या है। ये बेसिकली मिशन है जो एक्सप्लोर करता है निगलेक्टेड लिंक्स, मतलब जो हमने निगलेक्ट किए थे लिंक्स को, जो हमारे बायोडाइवर्सिटी के बीच में और ह्यूमंस के बीच में है, उसको अब ये जोड़ने की कोशिश कर रहा है कि बायोडाइवर्सिटी साइंस और ह्यूमन वेलबींग को जोड़ने की कोशिश कर रहा है अक्रॉस हेल्थ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, लाइवलीहुड जनरेशन, और कैसे हम मिटिगेट करेंगे क्लाइमेट चेंज और उससे रिलेटेड डिजास्टर्स। ठीक है, मतलब जोड़ने की कोशिश कर रहा है ह्यूमंस को, एनवायरनमेंट को, एनिमल्स को, इन सबको जोड़ के चलना की कोशिश कर रहे हैं। अब हम अलग अलग इंडिविजुअली नहीं देख रहे हैं। उसके बाद एक पेज 8 पे था जिसमें म्यांमार के कुछ को क्या रूलिंग आई है क्या नहीं, अभी हम सब डिस्कस करते हैं। पहले उसमें से कुछ पॉइंट्स उठाइए। एक तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज क्या है। ये एक तो यूएन की रेफ्यूजी एजेंसी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है, लाइफ सेव्स कर रही है, सेफ गार्ड कर रही है राइट्स, प्रोवाइडिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर रेफ्यूजीज। ठीक है, डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज़ हों या स्टेटलेस पीपल हों, उनके लिए ये सेव कर रही है, उनको सेफ गार्ड कर रही है, उनके राइट्स को। यूएनएचसीआर कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1950 में हुआ था। किस वजह से हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मास डिस्प्लेसमेंट हुई थी ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन यूरोप। इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी, ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन। अगर हम यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज की बात करते हैं तो 1967 का प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या है, ये प्रोटोकॉल भी रिलेटेड है स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज के लिए। इसको स्टेटस ऑफ रेफ्यूज, आपको ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे पूछ लें व्हाट इज 1967 प्रोटोकॉल, या पूछ लें स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज अंडर विच प्रोटोकॉल। तो याद रखिएगा 1967 प्रोटोकॉल इज सिनोनिमस टू स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज। ठीक है, ये मेजर इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है फॉर रिफ्यूजी राइट्स। ठीक है, उसके बाद क्या है था कि इंडिया इसका भी सिग्नेटरी नहीं है, ये याद रखिएगा। इसने रिमूव करी थी यूरो सेंट्रिसिटी ऑफ द कन्वेंशन, कि पहले जितनी भी कन्वेंशन थी ये वाली रिफ्यूजी को लेके, वो यूरोपियन सेंट्रिक थी। अब वो यूरोपियन सेंट्रिक नहीं, उसको पैन वर्ल्ड कर दिया गया था। उसके बाद अब क्या हुआ है कि हाई कोर्ट ने मणिपुर में हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ने क्या अलाउ किया है, एक्चुअली 7 म्यांमार के लोग भाग के आ गए थे। और क्योंकि आपको पता है मिलिट्री कूप हुआ है म्यांमार में, तो वो लोग भाग के आ गए थे और वो चाहते हैं कि हम न्यू दिल्ली जाएं टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। दो इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू यूएनएचसीआर, बट इंडिया में उनके मिशंस हैं, ऑफिसेज हैं, तो वो चाह रहे थे कि हम जाएं, तो हाई कोर्ट ने मणिपुर के अलाउ कर दिया है। उसके बाद क्या है कि दो इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू द यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन, बट कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि हमारी कंट्री पार्टी है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ 1948 एंड इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ 1966। ये दो बेसिक फैक्ट्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब भी आप ये आंसर अटेम्प्ट करेंगे ऑन रिफ्यूजीज, आपको ये चीज़ें लिखनी ज़रूरी होगी। हमने पहले भी एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे हिंदुस्तान में रेफ्यूजीज़ को, माइग्रेंट्स को लेके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप वो जानना चाह रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन से आप बताइए, देन आई विल लेट यू नो द डेट्स कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या ज़रूरी है। क्योंकि इंडिया के अंदर कोई लॉ नहीं है प्रॉपरली कि हम सबको इकट्ठे ही लेके चलते, रेफ्यूजीज़ को, माइग्रेंट्स को। तो वो सारा हमने डिस्कस किया था। अगर आपको जानना है कौन सा लेक्चर था तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं आपको डेट्स लिख के दे दूँगा कल के लेक्चर में। तो उसने कहा है कि, और दूसरा हमारे पास क्या है कि आर्टिकल 21 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहता है राइट ऑफ नॉन रिफॉल्मेंट। नॉन रिफॉल्मेंट क्या होता है बेसिकली, इसका ये इंटरनेशनल लॉ का प्रिंसिपल है कि अगर कोई आदमी हमारे पास आता है, हमारी शरण लेने आता है, और वो कहता है कि हम, मेरे को अपनी कंट्री से प्रोसिक्यूशन से बचना है और मैं आपके पास आया हूँ आपकी मदद मांगने,
तो उसको हमने रिटर्न नहीं करना है। वी शुड नॉट फोर्स हिम टू रिटर्न। ठीक है? ये होता है नॉन रिफॉलमेंट, कि किसी को वापस नहीं भेजना है। अगर कोई हमारी शरण में आए तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि ये नॉन रिफॉलमेंट याद रखिएगा, राइट ऑफ नॉन रिफॉलमेंट, ये आर्टिकल 21 का भी पार्ट है। आपको ये याद रखना, और राइट टू लाइफ में आता है राइट ऑफ नॉन रिफॉलमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है? उसके बाद पेज 13 पे था जिसमें म्यांमार का दे रखा था, एक कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी का दे रखा था। अगर आपसे पूछें तो ये प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है कि पूछ सकते हैं कचिन स्टेट कहाँ है, या कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी जो नॉन स्टेट आर्म ग्रुप है वो कहाँ का बिलोंग करता है, वो म्यांमार को करता है। वैसे एक कैरन नेशनल आर्मी है, वो कहाँ को बिलोंग करता है, वो भी म्यांमार को करता है। उसके लिए आप रेफर कर सकते हैं 30 अप्रैल का लेक्चर, उसमें हमने डिसाइड किया, वो डिस्कस किया था इसके बारे में। एक पेज 13 पे था जिसमें वो दे रखा है कि जर्मन के एक प्रोफेसर ने लेने से मना कर दिया अवार्ड। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि प्रीलिम्स के लिए ये अवार्ड कहाँ का है। तो शेख जायद बुक अवार्ड याद रखिएगा, ये किसके बाद नेम हुआ है, शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे बेसिकली यूएई के। जब आपको पता है 1971 से पहले ये 7 एमिरेट्स थी, इकट्ठा करके इसको कंट्री बनाया गया था 1971 में। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उसके शेख जायद बिन सुल्तान, तो उनके नाम पे ये अवार्ड रखा गया। तो आपको बेसिकली याद याद रखना है, शेख जायद बुक अवार्ड जो है वो यूएई का है। उस पर पेज 14 पे तक थोड़ा शुगर के बारे में दे रखा था, इतनी प्रोडक्शन है, वो ये हुआ है। तो उसके लिए आप 19 जनवरी का लेक्चर सुन सकते हैं, जिसमें हमने शुगर की लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज देखी हैं। कौन सी है? ब्राज़ील है। उसके बाद 29 जनवरी का देख सकते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि शुगर की प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं, और इथेनॉल वगैरह की प्रोडक्शन कैसी होती है, क्या चीज़ निकलती है, इसके लेफ्ट ओवर्स क्या हैं, वो सारा डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है? और कोई भी क्वेरीज हैं, कुछ भी है, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा इसको सेपरेट करने की कोशिश कीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय। टेक केयर।